हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज का क्लास दो चीज़ों पर रहेगा। जैसा कि आपको जानकारी होगी, एसिड बेस साल्ट जो लेसन चल रहा है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, व्हाट इज साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आइए आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे आयन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कहने का मतलब है आयनन क्या होता है और आयनन की मात्रा क्या होती है। आज का क्लास आयनन क्या होता है और आयनन की मात्रा क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक क्लास रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे रिलेटेड रहेगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए पहले चर्चा करते हैं आयनन क्या है। आपको बता दें, जैसे जानकारी होगी आपको कि वैद्युत अपघट्य होता है, एक वैद्युत अनपघट्य होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपको बात से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिक पास करे, और इलेक्ट्रिक वही पास करेगा जो आयोनाइज होगा। जो आयोनाइज नहीं होगा वह इलेक्ट्रिक पास नहीं करेगा। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिया था कि आप नमक को पानी में मिला दीजिए और चीनी को पानी में मिला दीजिए। इसके बाद आप स्वयं बताइए किसमें इलेक्ट्रिक पास होता है। भाई नमक के घोल में होगा। वजह होता है कि जो नमक होता है वह Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। यह आपका सोडियम क्लोराइड है जिसको आप नमक कहते हैं, ठीक। और यह आपका चीनी है जिसको आप सुक्रोज कहते हैं। यह जल में घोला जाता है तो एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रक्टोज देता है। माने इसमें कोई आयन नहीं बनता। इसको NaCl को वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो Na पॉजिटिव देता है, Cl निगेटिव। और आपको पता होगा ऐसा सबस्टेंस जो वाटर में सॉल्युबल किया जाए तो वह आयनों में टूट जाए तो वह आयनन कहलाता है। वही वैद्युत अपघट्य भी कहलाता है। कहने का मतलब आप डेफिनेशन दीजिएगा कि कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ जब जल में घोला जाता है तो वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। इस क्रिया को आयनन कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस वाटर में सॉल्युबल किया जाता है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोसिएट हो जाता है। यह प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। फिर सुनिए, व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस soluble in water, then they become ionized in positively and negatively charged. Such process are called ionization. तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? स्वाभाविक बात होता है कि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो पूरा सॉल्युबल नहीं होता, पूरा पूरा वो आयनित नहीं होता, कुछ मात्रा उसकी बच जाती है, ठीक। तो जो बच जाती है वह और जो पहले से अणु था वह दोनों को डिवाइड कर देंगे, आयनन की मात्रा होती है। आयनन की मात्रा को अल्फा से दिखाते हैं। यह जो आयनन की मात्रा देख रहे हैं इसको अल्फा से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है वियोजित आयनों की संख्या, वियोजित आयनों की संख्या और वियोजन से पूर्व आयन कुल कितने थे, पूर्व कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या, यही होती है वियोजन की मात्रा। दो चीजें मैंने आपको बताया।
एक आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन मैंने बताई, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जल में घोला जाए वह धन आयन और ऋण आयन में टूटता है, यह क्रिया आयोनाइजेशन कहलाती है। ठीक, आयन की मात्रा में आप कहिएगा कि जो आयन टोटल वियोजित होते हैं उसकी संख्या और जो पहले कुल आयन थे उसकी संख्या का भाग कर देंगे तो वह अल्फा होती है। ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि NaCl में कुल 25 आयन है, 5 आयन वियोजित हो गए, तो वियोजन की मात्रा NaCl में कुल 25 आयन थे, कुल आयन कितने थे 25, 5 आयन क्या हो गए वियोजित, तो वियोजन की मात्रा क्या होगी, वियोजित कितने हुए 5, पहले कितने थे 25, 1/5 कितना हो गया माने 0.2, कितनी आ गई वियोजन की मात्रा 0.2। समझ में आई बात, माने जो वियोजित होता है वह और जो वियोजित होने से पहले होता है वह। ठीक, एक चीज और कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर देता है, आयनन की जो मात्रा होती है उसको क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, पहली बात तो आयनन की मात्रा होगी, आयनन की मात्रा होगी, ध्यान दीजिए। प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे, आयनन की मात्रा होगी, विलायक की प्रकृति होगी और सांद्रता होगी, सांद्रता होगी और सम आयन की उपस्थिति होगी। कहने का मतलब अब यह डिपेंड करेगा कैसा आयनन है, प्रबल है कि दुर्बल, प्रबल है कि दुर्बल। जैसे यह प्रबल है, यह Cl क्या प्रबल, क्योंकि पूर्णतः आयनित H+Cl-, लेकिन अभी NH4Cl तो यह NH4+ में और Cl-, यह पूरा पूरा आयनित नहीं हुआ, इसमें NH अभी मिला है, पूरा आयनित नहीं हुआ। जो पूरा आयनित नहीं होता वह दुर्बल होता है और जो पूरा पूरा आयनित हो जाता है वह प्रबल होता है। तो अब इस पे डिपेंड करेगा कि प्रबल था वैद्युत अपघट्य की दुर्बल, उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, रही बात विलायक कैसा है, जल है कि अल्कोहल है, कैसा विलायक है, जरूरी तो है नहीं कि जैसा पानी किसी को घोलेगा वैसे अल्कोहल भी सबको घोल लेगा, ये तो कोई फिक्स होता नहीं है। तीसरा, सांद्रता, कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है, तनु है कि सांद्र विलयन है, उस पर डिपेंड करेगा। समायन, समायन से क्या होता है, आयन की मात्रा घट जाती है। जैसे समायन क्या होता है, दो चीजें मैंने ले लिया, NH4Cl ले लिया, NH4OH ले लिया। अब इसमें NH4+ इसमें भी है, NH4+ इसमें भी है, इसमें Cl-, इसमें OH-, तो यह सम आयन दो इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस में, दो वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जो आयन समान हो उसे सम आयन, और सम आयन की उपस्थिति की वजह से इसमें आयनन की मात्रा कम हो जाती है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि सम आयन है तो आयनन घट जाएगा, सम आयनन नहीं है तो आयनन की मात्रा और बढ़ जाएगी। जितना कम आयन होगा, समझ लीजिए सम आयन है, अगर सम आयन नहीं है तो थोड़ा ज्यादा आयनित होगा। तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए आयनन की मात्रा, विलायक की प्रकृति, सांद्रता, समय। समझ में आई बात? तो यह तो दो चीजें हो गई, मैंने आपको बताया आयनन और आयनन की मात्रा। आइए थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की चर्चा कर ले, बहुत आसान सा है, इसको भी निपटा देते हैं क्योंकि इससे पहले सब कुछ पढ़ ही लिए आप लोग। जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इसकी हिंदी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भैया, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल, माने व्हेन एसिड एंड बेस react with each other, then salt and water are produced. Such reaction are known as neutralization reaction. फिर सुनिए, माने ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक बराबर बराबर मात्रा में अगर क्रिया करें
तो उसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रायः एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, प्रायः एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, माने इसमें केवल ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ली नहीं जाती, ऊष्मा निकलती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और एक चीज और, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक क्रिया करेगा तो ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी। फिर सुनिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों प्रबल हो, दोनों प्रबल है अगर, तो जो ऊष्मा निकलती हो 13.7 KCal किलो कैलोरी। अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक, ये सब अगर माने एक प्रबल और एक दुर्बल होगा तो ऊष्मा का मान 13.7 से कम होगा। याद कर लीजिए। अब जैसे मैंने कहा HCl है, NaOH है, दोनों प्रबल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, बन जाएगा साल्ट में NaCl, जल में H2O बन गया। तो अब इसमें प्रबल में मैंने कहा हीट का मान 13.7 किलो कैलोरी, और अगर यही NH4OH माने दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल HCl ले लीजिए, बन गया NH4Cl प्लस H2O, तो इसमें 12.3 किलो कैलोरी। अब देखिए एक चीज, इसमें मैंने एक लाइन बोला कि जब प्रबल अम्ल हो प्रबल क्षार हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के फलस्वरूप 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, और यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक या दुर्बल अम्ल हो प्रबल क्षारक हो तो जो हीट का मान होगा वह 13.7 से कम होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ दो चीजें आपको देखने को मिली, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो हीट रिलीज होती है, जो निकलती है, वह उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। माने उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। एक लाइन मैंने बताया, सदैव उदासीनीकरण ऊष्मा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। एक चीज और मैंने बताया, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक होगा तो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। कोई भी रिएक्शन देख लीजिएगा, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक है तो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। हाँ, अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक माने एक प्रबल एक दुर्बल है तो 13.7 से कम ऊष्मा का मान लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आयनन की मात्रा, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण ऊष्मा। फिर सुनिए, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसको क्या इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन रिएक्शन को, यह 5 चीजें मैंने पढ़ा दिया। आपको नोट्स जब देंगे आप देखिएगा, जब लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, एकदम पूर्णतः विश्वास के साथ कहते हैं। आप वीडियो देखिएगा, नोट्स जब देंगे लिख लीजिएगा, इसके बाद तब आप कमेंट करके बताइएगा आया कि नहीं समझ में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।